जय हिंद। चलिए हम सेटेट के जो भी बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे को आगे कंटिन्यू रखते हैं। ये हमारा पार्ट 7 है। पार्ट 6 इसके पहले हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आज का। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? अध्यापक द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो किसको देती है? विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किसकी भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को अवसर देने चाहिए? बताइए। सुसाधक, ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने, आदेशक, जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, जानकारी संभरक ज्ञान के वशवर्ती ग्रहणकर्ता, अनुदेशक, अनुकरणकर्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुसाधक, ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदारी बनने। क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? अध्यापक, केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन, मानकीकृत पाठ्यचर्या, व्यवहार का मूल्यांकन। ये पिछले क्लास में इतना बार आ गया था कि आपको रटा गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को किस रूप में तथा शिक्षार्थियों को किस रूप में अपेक्षित करती है? ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी, सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, तानाशाह, आज्ञाधीन जीव। तो इसका ऑप्शन सी क्या है? पॉजिटिव है, वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 310 नंबर का। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके कंठस्थी करने हेतु, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो इसका यही पॉजिटिव है, तो यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। शिक्षक को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंठस्थ स्मरण से बदलाव जरूरी है। क्या पूछा है? किसमें बदलाव जरूरी है? तो कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, इसमें क्या है? हमें बदलाव की जरूरत है। क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पाठ्यचर्या की, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी बल का विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेट के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय अन्वेषक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि का, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का, परंपरागत विधि का, या अंतर वैयक्तिक विधि का? इसमें से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कक्षा समृद्ध शिक्षा पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। नेगेटिव आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खोलने के लिए बाहर लाया जाए
गलत है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली योजनाबद्ध, ये भी गलत है। ऐसा कक्षा जहाँ पर बच्चों को क्या हो, एनी टाइम हर उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। जीवन शिक्षा शिक्षक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आराम से पढ़िएगा और बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाइयां, परीक्षण और रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें बच्चों को क्या करते हैं, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखने पे बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, चलिए बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो इसी की तरफ बढ़ते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या आवश्यकता है? यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि, बताइए क्या निहितार्थ है उनका? बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। तो उन्होंने क्या बताया था कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। आप वीडियो को क्या करिए, सब खुद सॉल्व करिए, उसके बाद अपने दोस्तों में, ग्रुप में जो भी स्टडी चैनल्स है उसमें सबको शेयर कर दीजिए। जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे तब तक हम कुछ भी नहीं, अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम जल्दी कभी बोलते नहीं हैं कि आगे जो भी यूपी टेट या फिर जिस भी आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें आपको क्या कर सके, हेल्प कर सके। हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर यूपी पुलिस के जो भी PYQ क्वेश्चन है उसको भी लाए, तो जो यूपी पुलिस की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की, उनकी क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राक्कलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पक्षपाती मानदंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, बुद्धि को विविध क्षमताओं को एक समूह के रूप में मानते हैं, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि की समकालीन संप्रत्यों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर क्या होते हैं? वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित होते हैं या फिर व्यापक होते हैं। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? चलिए बताइए। भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, समस्याओं को तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप में चिंतन करना, दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बताइए। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है और जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। इसका आंसर क्या होगा? प्रकृतिवादी स्थानिक, ट्रांसडक्टिव स्थानिक, तार्किक गति संवेदी, स्थानिक गति संवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उच्च वैज्ञानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा तार्किक गति संवेदी। और बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। संगीत में प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। स्थानिक, प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने की कौशल। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगीत। इसका आंसर हो जाएगा संगीत में प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? अंतर्वैयक्तिक भाषिक, भाषिक अंतर्वैयक्तिक, दिग स्थान अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक दिग स्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक और दिग स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि या फिर विशिष्ट बुद्धि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषाई बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादे, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है? प्राकृतिक, अंतर्वैयक्तिक, तार्किक या फिर आध्यात्मिक? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक या फिर अंतःवैयक्तिक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंतःवैयक्तिक लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो उसके पास कैसी होनी चाहिए? पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक। दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये क्या करते हैं? दूसरों को समझते हैं और ये अपने बारे में समझते हैं। अंतः वाले अपने बारे में समझते हैं और अंतर वाले एक किसको समझते हैं? दूसरों को समझते हैं। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक गति संवेदी या फिर संगीतात्मक? तो किसमें है? नृत्य और योग। तो किस चीज का यूज कर रही है? हाथ पैर का ना, तो क्या हो जाएगा? शारीरिक गति संवेदी। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? अंतर्वैयक्तिक, गतिशीलात्मक, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के सहयोग, संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि से संबंधित है। अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, संगीती या फिर भाषाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? अंतःवैयक्तिक, भाषाई, शारीरिक गति संवेदी या फिर दिशाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषाई। गाना गाने के लिए भाषा का नॉलेज होना चाहिए ना। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? एक दिशाई सामान्य क्षमता, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम है, आनुवंशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुदेशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? प्राकृतिक, स्थानीय, बोधन या फिर अंतर्वैयक्तिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोधन शक्ति को। उनके कौन कौन से थे आप सुन लीजिए एक बार। उनके 8 प्रकार के बुद्धि थे, ठीक है। भाषाई, सांकेतिक, स्थानिक, अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, तार्किक, दैहिक क्रियात्मक और प्राकृतिक बुद्धि था, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वो किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? भाषाई, संगीतीय, स्थानिक या फिर अंतर्वैयक्तिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानिक। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राधिका एक खिलाड़ी है होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? अंतःवैयक्तिक, भाषाई, शारीरिक गतिक संवेदिक या फिर संगीतात्मक? तो क्या है? कह रही है कि राधिका खिलाड़ी होने के साथ साथ नृत्यांगना है, मतलब वो अपने किस चीज का यूज करती है? बॉडी का यूज करती है। तो क्या हो जाएगा? शारीरिक गतिक संवेदी। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि बुद्धि जो होता है विभिन्न प्रकार का होता है, सबका अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं उनमें किस प्रकार का बुद्धि उच्च स्तर होता है? ये क्या कहा है? दूसरों की भावनाओं, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड पर। अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, संगीतात्मक या फिर अंतरावैयक्तिक? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंतर्वैयक्तिक। अंतरा जो होता है वो क्या करता है? सेल्फ का रहता है और अंतर
दूसरों का। जैसे देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सटीक अनुमान है। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव का संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनिता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। तार्किक गणितीय, संगीतीय, शारीरिक गति संवेदी या फिर अंतर वैयक्तिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तार्किक गणितीय। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि, भावनात्मक, स्थानिक या फिर संगीत बुद्धि। हमने इसके बारे में पीछे आपको बता दिया था, उसमें कहीं भी भावनात्मक बुद्धि का नाम नहीं था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार, ठीक है, मत करिए, उनके विचार करिए। तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। तो सीधे सीधे गलत लग रहा है। बुद्धि के 3 प्रकार है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन जो 350 क्वेश्चंस थे वो हो गए। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अगर ये आपको आ रहा है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में या फिर वीडियोस में देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप वहाँ पर वीडियोस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप डेफिनेटली इसको होमवर्क को कमेंट में बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से सब सुना होगा तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो यूपी टेट के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी या प्राइमरी की प्रिपरेशन करेंगे या बिहार जीके जीएस की प्रिपरेशन करेंगे या साइंस की प्रिपरेशन, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे, तो हम उसके पीवाईक्यू को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।